इंडिया से कोसों मील दूर जापान में एक प्रथा है जहां पर दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे सामान गिफ्ट करता है और इनके अंदर एक इनका पौराणिक बाजार काफी ज्यादा फेमस है जो कि बनता है लाल चंदन की लकड़ी से। मगर यह लकड़ी जापान में नहीं कि चाइना से इंपोर्ट करके बनाई जाती है, लेकिन इस लकड़ी को चाइना की बॉर्डर पर लाने के लिए इसे इंडिया के मथुरा से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और मद्रास के चेक पोस्ट से सभी लकड़ियों को निकालने का काम सिंडिकेट नामक एक टीम को दिया गया है जो कि शेषाचलम के जंगलों से चंदन यानी कि महंगी लकड़ी को निकालकर जापान तक इंपोर्ट करवाते हैं। और इसी के साथ एंट्री होती इस कहानी के हीरो यानी कि पुष्पराज की, जो कि अपने ट्रक के अंदर लाल चंदन की लकड़ी को भरकर शेषाचलम के जंगलों से भाग रहा होता है, मगर उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब पुलिस उसका रास्ता रोक लेती है तो पुष्पा उन्हें 10,000 रुपये देता है, मगर पुलिस नहीं मानती। फिर पुष्पा उन्हें 1 लाख देता है तो पुलिस मान जाते हैं और पुष्पा को छोड़ देते हैं। कहानी देखते हैं हम 1 साल पहले, जहां पुष्पराज एक स्वाभिमानी युवक है जो अपने काम पर गर्व करता है। वह एक मिल में काम करता है, लेकिन जब उसके मालिक को काम के बाहर उसका रवैया पसंद नहीं आता तो पुष्पा काम को छोड़ देता है। पुष्पा जंगल में लाल चंदन काटने जाता है। पुष्पा अपनी मां पार्वतम्मा के साथ एक गांव में रहता है और एक स्थानीय अमीर आदमी का नाजायज बेटा है। उस आदमी का पार्वतम्मा के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन जब वह गर्भवती हो गई तो उसने अपने मौजूदा परिवार को छोड़ने से इनकार कर दिया। पुष्पराज अल्लू अर्जुन एक कूली है जो लाल चंदन की तस्करी का काम करता है। एक लाल लकड़ी जो केवल आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के शेषचलम पहाड़ियों में उगती है। जब डीएसपी गोविंदप्पा शत्रु जंगल में उन पर छापा मारता है तो पुष्पा पेड़ों में स्टॉक छिपा देता है और अपने 60 लकड़हारों की ताकत से गोविंदप्पा को खुली चुनौती देता है जो कुल्हाड़ियों से लैस होते हैं। पुलिस पीछे हट जाती है, लेकिन गोविंदप्पा एक बड़ी सेना इकट्ठा करता है और फिर से लकड़हारों को घेर लेता है। इस बार पुष्पा को घेर लिया जाता है, लेकिन वह सूझबूझ से लाल चंदन के स्टॉक से लदे ट्रक को लेकर भागने में सफल हो जाता है। पुष्पा खुद को गोविंदप्पा के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले ट्रक को जंगल में छिपा देता है। पुष्पा को बुरी तरह पीटा जाता है, लेकिन वह चंदन के ठिकाने का खुलासा करने से इनकार कर देता है। पुष्पा अपने बॉस कोंडा रेड्डी का विश्वास जीत लेता है। कोंडा के 2 भाई हैं, जॉली। जॉली एक महिला प्रेमी है और अपनी शादी की रात सभी दुल्हनों के साथ सोता है। और जक्का रेड्डी अकाउंटेंट। कई साल पहले एक गिरोह की लड़ाई में कोंडा ने अपना दाहिना हाथ खो दिया था। कोंडा ने सैंडर्स को वापस लाने के लिए जॉली और जक्का को भेजा। पुष्पा उन्हें उसे छुड़ाने के लिए मजबूर करता है और फिर उसे यह बताने के लिए 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है कि उसने ट्रक को एक झील में छिपा दिया है। माल निकलवाने का आइडिया अपुन के पास है। अगर तुम पूछोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। सर, इसमें तो खाली दूध है सर। दूध में पानी की धारा भी है। लाल चंदन की तस्करी करने के नए विचारों की मदद से उन्हें ईंधन टैंकरों, दूध के ट्रकों आदि में डालें। पुष्पा तस्करी के माल के मूल्य के 4% के लिए कोंडा के साथ सौदा करता है। पुष्पा ने उन पैसों से एक लाल कलर का वैन खरीद लिया और पूरे इलाके में घुमाने लगा। गोविंदप्पा को पता चलता है कि पुष्पा उसकी नाक के नीचे चंदन की तस्करी कैसे कर रहा था। वह दूध के ट्रक को जब्त कर लेता है और पुष्पा के आदमियों को उसके लिए काम करने के लिए मजबूर करता है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक निर्दयी डीलर मंगलम श्रीनु कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई उसके महिलाओं के प्रति आकर्षण के कारण जॉली रेड्डी को अयोग्य माना जाता है, इसलिए पुष्पा को यह काम दिया जाता है। गोविंदप्पा जो स्थान जानता है क्योंकि उसने पुष्पा के आदमियों को 50 लाख रुपए की रिश्वत दी थी, उन पर छापा मारने का प्रयास करता है, लेकिन पुष्पा सभी लकड़ियों को नदी में फेंक देता है जिससे उसे जब्त होने से बचाया जा सके। केशव बांध की ओर दौड़ता है और अधिकारी को रिश्वत देता है कि वह लकड़ियों को बहने से रोकने के लिए गेट बंद कर दे। एक पार्टी में पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु लकड़ी को उनके द्वारा भुगतान की गई कीमत से बहुत अधिक कीमत पर बेच रहा है। श्रीनु प्रति टन 25 लाख रुपये का लिया करता है, लेकिन इसे 2 करोड़ रुपए प्रति टन में बेचता है। वह कोंडा से उचित हिस्सा मांगने के लिए कहता है, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाना जोखिम भरा लगता है, इसलिए वह पीछे हट जाता है। पुष्पा श्रीवल्ली से मिलता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। श्रीवल्ली लंबे समय तक पुष्पा को अनदेखा करती है,
जब तक कि पुष्पा का दोस्त केशव श्रीवल्ली के दोस्तों को चिरंजीवी की फिल्म के टिकट की रिश्वत नहीं देता, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगली बार जब वह पुष्पा को देखे तो वह उसे देखकर मुस्कुराए। लेकिन पुष्पा को यह बात पता नहीं होता कि श्रीवल्ली ने पैसे लिए हैं मुस्कुराने के लिए। लेकिन जब उसे पता चलता है तो पुष्पा नाराज हो जाता है। लेकिन फिर पुष्पा उससे 5,000 रुपये देकर केशव से उसे चूमने के लिए कहता है। श्रीवल्ली के दोस्त उसे पुष्पा से मिलने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन वह पुष्पा से रोते हुए कहती है कि वह केवल अपने पति को चूमना चाहती थी, और वो वहां से रोते हुए चली जाती है। पुष्पा अपने 5,000 रुपये वापस पाने के लिए उससे शादी करने का फैसला करता है। सगाई के दिन उसका सौतेला भाई मोहन पुष्पा की वंशावली से इनकार करता है, क्योंकि वह नाजायज संबंध से पैदा हुआ था, जबकि उसकी मां पार्वतम्मा आगामी हाथापाई में घायल हो जाती है। इससे पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सौतेला भाई से लड़ पड़ता है, जो उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। अगले दिन वह लकड़ी की तस्करी करके चेन्नई ले जाता है और श्रीनू से मिलता है, जिससे वह अपने हिस्से के रूप में प्रति टन 1 करोड़ रुपये मांगता है। श्रीनू मना कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुष्पा उन्हें हरा देता है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। फिर वह खुद चेन्नई जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन पर बेचने का सौदा करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा बराबर बराबर बांटने के लिए सहमत होते हैं। जॉली श्रीवल्ली के पिता का अपहरण करता है और श्रीवल्ली को उसके साथ एक रात बिताने के लिए ब्लैकमेल करता है। श्रीवल्ली अपनी इज्जत बचाने के लिए पुष्पा के पास जाती है। यह सुनकर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और वो जॉली को बुरी तरह पीटता है, जिससे वह बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। कोंडा को पता चलता है कि पुष्पा उसके भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीनू के आदमी उन पर घात लगाकर हमला करते हैं। इस उलझन के बीच पुष्पा उन पर पलटवार करने में सफल हो जाता है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जक्का रेड्डी को बचा लेता है। वह श्रीनू के साले मोगिलीसु को भी पकड़ लेता है और उसे मार देता है। MP भूमिरेड्डी सिद्धप्पा नायडू पुष्पा और श्रीनू के बीच समझौता करवाता है और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त करता है। पुष्पा द्वारा यह खुलासा करने के बाद कि वह चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली और कलकत्ता में तस्करों को सीधे सैंडर्स बेच सकता है, दर 2 करोड़ रुपये प्रति टन जितनी अधिक हो सकती है। 6 महीने के बाद पुष्पा एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। श्रीनू अपने साले का बदला लेने में नाकामयाब होने के कारण उसकी पत्नी दक्षिणी उसका गला काट देती है, जिससे वह घायल हो जाता है, लेकिन वह बच जाता है। जॉली और दक्ष पुष्पा से बदला लेने के लिए सही टाइम का इंतजार करते हैं। अब पुष्पा एक बड़ा आदमी बन गया है। जब पुष्पा अपने चरम पर होता है, तब एक क्रूर पुलिस ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत जिले के SP के रूप में कार्यभार संभालता है। पुष्पा उसे 1 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश करता है। हालांकि शेखावत पुष्पा को उसके वंश के लिए धमकाता है और पुष्पा से यह कहता है कि उसका बाप नहीं है और वो नाजायज है, और पुष्पा के नाम का मजाक भी बनता है और आज से उसे सर कहकर बात करने को कहता है। पुष्पा इस बेइज्जती से गुस्सा हो जाता है और अपनी उंगलियों को मुट्ठी में बंद कर लेता है। शेखावत धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोलीं तो वह उसके हाथ में गोली मार देगा। हताश स्थिति में पुष्पा पीछे हट जाता है और थाने से चला जाता है। पुष्पा अगले कुछ सप्ताह शेखावत के कहे अनुसार काम करता है। शेखावत जब भी पुष्पा को बुलाए वो भाग के चला जाता था। पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत साथ में शराब पीते हैं। पहली मुलाकात में जिस तरह से उसका मजाक उड़ाया गया था, उस पर अपनी अवमानना व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर ले लेता है और खुद को गोली मार लेता है। वह शेखावत पर कपड़े उतारने का दबाव डालता है और खुद भी कपड़े उतार देता है। पुष्पा कहता है कि एक सिंडिकेट बॉस के रूप में उसकी हैसियत अभी भी वैसी ही है, जबकि शेखावत अपनी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। इस हद तक कि अगर वह नंगा हो तो उसका कुत्ता भी उसे नहीं पहचान पाएगा। यह बोलकर पुष्पा अपनी शादी के लिए निकल जाता है, जबकि शेखावत अर्धनग्न अवस्था में घर वापस आता है। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में वह कुत्ते को मार देता है और पुष्पा द्वारा दिए गए रिश्वत के पैसे जला देता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये पुष्पा मूवी? कमेंट में जरूर बताएं। बहुत जल्द पुष्पा का दूसरा पार्ट भी आएगा, जो इस मूवी से भी धमाकेदार होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।